प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर कुलदीप फड़िया, सह आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय। आज हम बीए तृतीय वर्ष अर्थात बीए फाइनल, बीए पार्ट थर्ड के पेपर प्रथम के अंतर्गत प्लेटो का न्याय सिद्धांत पढ़ेंगे और प्लेटो के न्याय सिद्धांत के अध्याय में आज हमारे अध्ययन का मूल क्षेत्र होगा प्लेटो के न्याय सिद्धांत का आलोचनात्मक मूल्यांकन। प्लेटो एक ऐसा विचारक है, एक ऐसा दार्शनिक है जिसके संपूर्ण दर्शन में हमें उसका न्याय सिद्धांत केंद्रीय भूत सिद्धांत के रूप में दिखाई देता है। प्लेटो ने अपने दर्शन का आधार कल्पना, तर्क और निगमनात्मक पद्धति को बनाया। प्लेटो ने समाज में न्याय सिद्धांत की सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता बताया, जो कि राज्य का सबसे पहला, सबसे केंद्रीय और सबसे महत्वपूर्ण आधार हो सकता है। प्लेटो ने जिस आदर्श राज्य का निर्माण अपने सिद्धांतों में किया है, उसका सबसे महत्वपूर्ण अंश उसका न्याय का सिद्धांत है। प्लेटो ने जो अपनी सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी थी, द रिपब्लिक, उसके लिए प्लेटो ने यहाँ तक कहा है कि अगर कोई इसका दूसरा नाम हो, इसका कोई सब्स्टिट्यूट नेम दिया जाए, तो वह होगा कंसर्निंग जस्टिस, अर्थात न्याय से संबंधित। प्लेटो के न्याय सिद्धांत के कई महत्वपूर्ण आधार हैं। उन सभी को हमने पिछले अध्याय में देखा, उसका अध्ययन किया और वह उसके दर्शन का सबसे महत्वपूर्ण आधार माना जाता है। परंतु यहाँ जिस क्षेत्र का हम अध्ययन करेंगे वह है कि क्या प्लेटो का न्याय सिद्धांत सर्वश्रेष्ठ है, उसके अतिरिक्त न्याय सिद्धांत कुछ और नहीं हो सकता। विचारकों ने, विशेषतः बाद के विचारकों, राजनीतिक विचारकों ने उसका विश्लेषण करते हुए क्या क्या कहा है, जिनके आधार पर हम प्लेटो के न्याय सिद्धांत का एक सटीक और आलोचनात्मक मूल्यांकन करने की स्थिति में होंगे। प्लेटो के न्याय सिद्धांत को राजनीति विज्ञान के कई विद्वानों ने अव्यवहारिक और मात्र काल्पनिक बताया है। उसे मनोविज्ञान की दृष्टि से भी गलत बताया गया है। सेबाइन ने, जिन्होंने कई राजनीतिक विचारकों का अध्ययन किया, उन्होंने यहाँ तक लिखा है कि प्लेटो की न्याय संबंधी कल्पना निष्क्रिय, अतिवादी, अनैतिक और अव्यवहारिक है। बहुत बड़ी बात लिखी है उन्होंने, उसकी घोर आलोचना की। प्लेटो के द्वारा प्रतिपादित न्याय सिद्धांत में वर्तमान समय की तरह व्यक्ति के अधिकारों तथा उसका उल्लंघन होने पर दंड की कोई व्यवस्था नहीं है। अर्थात ये भी कहा जाता है कि प्लेटो का सिद्धांत कोई कानूनी स्वरूप लिए हुए नहीं है। प्लेटो के न्याय सिद्धांत की जो महत्वपूर्ण आलोचनाएं की गई हैं, उनको हम यदि पॉइंट्स के रूप में लें तो वो न्याय सिद्धांत की प्रमुख आलोचनाएं इस प्रकार है। एक एक का हम अध्ययन करेंगे कि किस रूप में उनकी आलोचना किन आधारों पर
की गई हैं, जिनमें पहला है प्लेटो का सिद्धांत मात्र नैतिकता से परिपूर्ण सिद्धांत है, कानूनी सिद्धांत नहीं है। इसका आशय यह है कि यह एक वास्तविकता है कि प्लेटो का न्याय सिद्धांत केवल न्याय से संबंधित न होकर नैतिकता व सद्गुणों का सिद्धांत है। प्लेटो की न्याय व्यवस्था, जो कि प्लेटो के द्वारा अपने दर्शन में बनाई गई है, वह मात्र नैतिक है, कानूनी नहीं। और यहाँ तक भी कहा जाता है कि कानून के अभाव में, कानूनी स्वरूप के अभाव में प्लेटो का न्याय सिद्धांत थोथा है, अर्थात खोखला है। प्लेटो के न्याय सिद्धांत की दूसरी आलोचना की गई है, और वह है कि केवल नागरिक कर्तव्यों से संबंधित सिद्धांत है। प्लेटो का न्याय सिद्धांत केवल नागरिकों के कर्तव्यों की बात करता है और अधिकारों का इसमें कोई उल्लेख नहीं किया गया है। जबकि वर्तमान समय में जिस राज्य की हम चर्चा करते हैं, जो आधुनिक राज्य है, वह वास्तव में ऐसा राज्य है जिसमें नागरिकों के अधिकारों, नागरिकों की स्वतंत्रता को सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत मानते हुए उसका वर्णन किया जाता है। तीसरी आलोचना जो प्लेटो के सिद्धांत की जाती है, वह है दार्शनिक राजा की निरंकुशता का सिद्धांत। अर्थात प्लेटो के आदर्श राज्य में जिसकी स्थापना वह अपने न्याय सिद्धांत के द्वारा करना चाहता है, दार्शनिक शासक को असीमित शक्तियां प्रदान कर देता है। वह इस बात को केंद्र में रखता है कि दार्शनिक राजा जो होगा, वह राज्य का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति, सबसे विवेकशील व्यक्ति होगा, लेकिन उस पर प्लेटो कोई अंकुश नहीं रख सकता। अपने विचारों में वह दार्शनिक शासक को खुली छूट दे देता है। तो यहां तक कहा गया है कि इस बात की क्या गारंटी हो सकती है कि राज्य में वह राजा मोह को, लोभ को, पद से भ्रष्ट होकर निरंकुश नहीं बन सकता। प्लेटो का विवेक, अर्थात प्लेटो के आदर्श राज्य में विवेक का शासन एक निरंकुशता का शासन परिवर्तित हो सकता है। चौथी आलोचना की गई है व्यक्ति की स्वतंत्रता का राज्य में विलीन हो जाना। अर्थात प्लेटो का न्याय सिद्धांत एक ऐसा सिद्धांत है जिसमें राज्य की स्वतंत्रता है, राज्य के अधिकार हैं, राज्य शक्तिशाली है और व्यक्ति के अधिकार नहीं है। अर्थात व्यक्ति की स्वतंत्रता वास्तव में राज्य की स्वतंत्रता में विलीन हो गई है, जो व्यक्ति के लिए अच्छा नहीं है। यह व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए बड़ा घातक सिद्ध होने वाला एक प्रयास था। एक अन्य आलोचना करते हुए कहा गया है कि एक व्यक्ति एक ही कार्य किए जाने का सिद्धांत गलत है। प्लेटो ने न्याय सिद्धांत को व्यक्ति के मन के साथ जोड़ा, व्यक्ति की आत्मा के साथ जोड़ा, और यहां तक कहा कि हर व्यक्ति के अंदर एक अलग व्यक्तित्व निवास करता है, एक अलग प्रतिभा है, उसको निखारे जाने, उसको वही कार्य दिए जाने की आवश्यकता है। तो प्लेटो के न्याय सिद्धांत की कल्पना एक व्यक्ति एक कार्य अथवा कार्यों के विशिष्टीकरण के सिद्धांत पर आधारित है, जिससे स्वीकार किया तो जा सकता है, लेकिन स्वीकार करने के पश्चात व्यक्ति के व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास किसी भी रूप में संभव नहीं होगा। एक अन्य आलोचना की गई है कार्यों के अत्यधिक पृथक्करण का सिद्धांत। प्लेटो ने न्याय सिद्धांत को एक पृथक्करण का सिद्धांत बना दिया, जिसमें हर व्यक्ति को एक निश्चित कार्य करना है और वह केवल वही कार्य करेगा और उसी में विशेषज्ञता हासिल कर लेगा, और किसी अन्य कार्य में जाने का प्रयास, किसी अन्य कार्य को करने का प्रयास बिल्कुल भी नहीं करेगा।
कुछ विचारक मानते हैं कि प्लेटो का न्याय सिद्धांत अत्यधिक पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित है, क्योंकि प्लेटो समाज के तीन वर्गों पर अत्यधिक जोर देता है और इस वर्ग विभाजन का बुरा प्रभाव राज्य के सभी वर्गों पर पड़ता है। कि मान लिया जाए कि एक व्यक्ति जो कि एक निश्चित प्रकार का कार्य करता हुआ आ रहा है, जिसका आधार सामाजिक है, यदि वह किसी अपनी अन्य प्रतिभा के कारण दूसरा कार्य करना चाहता है तो वह प्लेटो के राज्य में संभव नहीं है। प्लेटो के सिद्धांत की एक अन्य आलोचना है कि यह फासीवाद अथवा निरंकुशता को प्रोत्साहित करेगा। प्लेटो ने जिस न्याय आधारित आदर्श राज्य की कल्पना की है, उसमें दार्शनिक शासक पर ज्ञान या विवेक के अतिरिक्त उसकी निरंकुशता पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया। और जैसा कि अनुभव हमें बताता है कि शासकीय निरंकुशता अपनी अप्रतिबद्धता और प्रतिबंध न होने के कारण से सदैव भ्रष्टाचारी हो जाता है और अत्याचार का मूल कारक सिद्ध हो जाता है। तो ऐसे समय में कहा जा सकता है कि प्लेटो का आदर्श राज्य, प्लेटो का आदर्श राजा और न्याय का सिद्धांत एक ऐसे शासन का स्वरूप गढ़ देता है जो अंत में एक निरंकुशता वाले शासक वर्ग में परिवर्तित हो जाता है। एक अन्य आलोचना करते हुए कहा गया है कि वर्तमान राज्यों पर यह लागू नहीं हो सकता। आधुनिक राज्य राष्ट्र राज्य बन चुके हैं, बड़े राज्य हैं, विशाल हैं, बड़ी जनसंख्या लिए हुए राज्य हैं। प्लेटो का न्याय सिद्धांत छोटे और अपने समय के राज्य पर यदि लागू हो भी गया तो भी वर्तमान समय में उसका कोई उपयोग नहीं है। यह एक अनुपयोगी और अप्रासंगिक सिद्धांत है। आज विशाल आकार वाले राष्ट्रीय राज्यों में, जहाँ की जनसंख्या करोड़ों और अरबों में है, इतनी बड़ी जनसंख्या को व्यक्तिगत गुणों के आधार पर विभाजित करना किसी भी रूप में संभव नहीं है और ना उस आधार पर उनके कर्तव्यों का निर्धारण किया जा सकता है। अतः प्लेटो के न्याय आधारित आदर्श राज्य का सिद्धांत समयानुकूल नहीं होने के कारण न तो उपयोगी है और न ही व्यावहारिक। प्लेटो के न्याय सिद्धांत की एक अन्य आलोचना की गई है, जहां विचारकों ने कहा है व्यक्तित्व के पूर्ण विकास के लिए अवसर का अभाव। कहा जाता है व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास तब होता है जब उसके सामने अवसर अपार हो, उसे उन अवसरों को लेने की स्वतंत्रता हो, वह उन क्षेत्रों में जाने का इच्छुक हो, कार्य करने का इच्छुक हो। परंतु प्लेटो का राज्य उसे किसी एक कार्य और गतिविधि के साथ संपूर्ण जीवन तक बांधे रखने का सिद्धांत है और कोई स्वतंत्रता इस रूप में नहीं देता। तो यदि इसे लागू कर भी दिया जाए तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास रुक जाएगा, उसको विकास के पर्याप्त अवसर नहीं मिलेंगे। एक अन्य आलोचना की गई है अवैज्ञानिक और अव्यवहारिक सिद्धांत। कहते हैं कि किसी भी विषय में, किसी भी क्षेत्र में यदि कोई सिद्धांत लागू किया जाए तो वह ऐसा होना चाहिए जो वैज्ञानिकता पर आधारित हो, तर्क पर आधारित हो और तथ्यों पर आधारित हो। परंतु प्लेटो का आदर्श राज्य और न्याय सिद्धांत ऐसा सिद्धांत है जो अमनोवैज्ञानिक है और अव्यवहारिक है, जैसे व्यवहार में उपयोग में नहीं ला जा सकता। कहा जा सकता है कि यह एक बेहतर सिद्धांत है, इसके गुण बताए जा सकते हैं, इसके कई समर्थक होंगे जो प्लेटो के सिद्धांत के समर्थन में खड़े होकर उसके लिए तर्क व्यक्त करेंगे। परंतु जब लागू करने की बात आए, क्योंकि सिद्धांत वही चल सकता है, वही प्रासंगिक होगा
जिसे लागू किया जा सके। परंतु यह एक ऐसा सिद्धांत है जिसे लागू किया जाना संभव नहीं है, इसलिए यह अव्यवहारिक है। नेक्स्ट है, आधुनिक राज्यों में लागू नहीं होता। आज का राज्य एक विशाल राज्य है, जहां राज्य के अंतर्गत राज्य के द्वारा की जाने वाली गतिविधियां और राज्य के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में की जाने वाली गतिविधियों की संख्या 3 ही नहीं है, बल्कि हजारों और लाखों में है। एक व्यक्ति एक कार्य क्षेत्र जब तय करता है तो उस कार्य क्षेत्र के अंतर्गत भी हजारों ऐसी गतिविधियां हैं जो अलग अलग हैं और विशेषज्ञता के नवीन क्षेत्र हैं। और इस आधार पर यदि लिया जाए तो केवल 3 कार्यों में राज्य को बांट देना और 3 कार्यों और 3 गतिविधियों के आधार पर व्यक्ति को सिद्धहस्त और विशेषज्ञ बनाकर राज्य का संचालन किया जाए, ऐसा उस समय के राज्य में शायद संभव हो भी जाए। परंतु आज के और आधुनिक राज्यों में जहां गतिविधियां इतने विशाल पैमाने पर संचालित की जाती हैं, वहां किसी भी रूप में इसे लागू नहीं किया जा सकता। यह एक अव्यवहारिक सिद्धांत होगा जो आधुनिक राज्यों पर लागू नहीं हो सकता। एक अन्य आलोचना की जाती है अप्रजातांत्रिक सिद्धांत। कहते हैं प्लेटो का आदर्श राज्य का सिद्धांत लोकतंत्रात्मक नहीं है, लोकतंत्र का विरोधी है। प्लेटो के आदर्श राज्य में बहुसंख्यक उत्पादक वर्ग सभी तरह के अन्य अधिकारों से वंचित है। प्लेटो ने जो 3 रूप में वर्गों को बांटा है, जहां एक तरफ शासक वर्ग है, दूसरा वर्ग सैनिक वर्ग है और तीसरा उत्पादक वर्ग है। उत्पादक वर्ग को, जो कि राज्य का सबसे बड़ा वर्ग है, उसे वह कोई अधिकार नहीं देता, उससे सब कुछ छीन लिया गया है। उसका कार्य केवल उत्पादन करना और राज्य के लिए उत्पादन करना है। शासन सत्ता संरक्षक वर्ग, जो कि एक अल्प संरक्षक वर्ग है, उसके हाथों में केंद्रित है। लोकतांत्रिक सिद्धांतों के अनुसार बहुसंख्यक वर्ग पर अल्पसंख्यक वर्ग का शासन किसी भी रूप में समर्थित नहीं हो सकता। यह न तो उचित होगा और न ही न्याय संगत ठहराया जा सकता है। ऐसी स्थिति में यह माना जा सकता है कि प्लेटो के न्याय सिद्धांत में अनेक त्रुटियां हैं, परंतु यदि केवल इस बात का महत्व लिया जाए कि हमने प्लेटो से क्या सीखा और प्लेटो के न्याय सिद्धांत का महत्व क्या है, तो हम ये कह सकते हैं कि यह व्यर्थ नहीं है। प्लेटो ने अपने न्याय सिद्धांत के द्वारा राजनीतिक चिंतन में नैतिकता को महत्ता प्रदान की है। प्लेटो ने न्याय शब्द को उस कानूनी अर्थ में प्रयुक्त नहीं किया है जैसा कि हम वर्तमान दौर में करते हैं। प्लेटो के लिए न्याय एक स्वधर्म है। वह एक सिद्धांत है जो समाज के विभिन्न वर्गों के पारस्परिक संबंधों को नियंत्रित एवं निर्धारित करता है। प्लेटो ने इस सिद्धांत के माध्यम से समाज और राज्य में एकता स्थापित करने का प्रयास किया है। प्लेटो यह मानकर चलता है कि आत्मरूपित कर्तव्यपरायणता और व्यावसायिक दक्षता से समाज के विभिन्न वर्गों में कार्यकुशलता एवं सामाजिक एकता की स्थापना होगी, और यही प्लेटो के शासन का उद्देश्य भी है। प्लेटो ने जिस न्याय सिद्धांत का प्रतिपादन किया है वह वर्तमान समय की शासन व्यवस्था में व्यापक दोषों को दूर करने के लिए एक आदर्श का स्वरूप प्रस्तुत करता है। उसे पूर्णतः मानने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जिस आदर्श स्वरूप की प्लेटो ने व्याख्या की है वह आदर्श समाज के सामने उसका न्याय सिद्धांत प्रस्तुत करता है। वर्तमान समय की राजनीति में कर्तव्य निष्ठा की कमी, कार्य का विशिष्टीकरण का अभाव, विवेकपूर्ण नियंत्रण का अभाव जैसी समस्याएं हैं जिन्हें दूर करने की आवश्यकता है। और यदि वर्तमान समाज में हम इसे लागू करने का प्रयास करें, इसके कुछ क्षेत्रों को विशेषतः नैतिकता पर आधारित, विवेकपूर्ण नियंत्रण पर आधारित, तो ऐसी स्थिति में वर्तमान राज्य की कई समस्याओं को हम सुलझा सकते हैं। यदि प्लेटो के स्वधर्म, सदाचरण, नैतिकता को हम आधार मानकर चलें तो ये त्रुटियां, ये गलतियां राज्य की स्वतः ही
समाप्त हो जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।